नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे, दरअसल देश में चुनाव का माहौल है और वन नेशन वन इलेक्शन पर कुछ महीने बाद, बल्कि अब तो कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव की धुंध भी बच जाएगी और अप्रैल में हमें मई के पहले वीक में नई सरकार भी मिल जाएगी। लेकिन एक देश और एक चुनाव, ये बड़ा मसला है और देश में इसकी बहुत चर्चा है। आज हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और देश जरूर इस बात की चर्चा करेगा कि विधानसभा, लोकसभा और नगरीय निकाय के चुनाव एक साथ क्यों नहीं। क्योंकि अगर ये सब चुनाव एक साथ होंगे तो चुनावी खर्च बहुत कम हो जाएगा और इसके साथ साथ चुनाव में जो हिंसा होती है, जो सरकार व्यवस्था करती है, उस पर भी बहुत राहत मिलेगी। आज हम इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है। उसके बाद हम इंग्लैंड की बात कर सकते हैं। फिर देश जो है भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में है और अमेरिका दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में। लेकिन जहाँ तक खर्च की बात है, भारत में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह ये कि हर साल कोई ना कोई चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा के, कभी विधानसभा के, कभी किसी राज्य में नगरीय निकाय के और कभी पंचायतों के। विस्तार से बात करेंगे कि आखिर एक देश और एक चुनाव क्यों नहीं, क्योंकि अगले हफ्ते ही देश का लॉ कमीशन अपनी रिपोर्ट देने वाला है इस मुद्दे पर, जो केंद्र सरकार ने गठित किया था कि आखिर ऐसे कौन से फार्मूले हों जिन पर हम एक बार में एक ही चुनाव करें और बाकी जिन राज्यों में चुनाव नहीं होते हैं वहाँ क्या स्थिति बनेगी, उसको किस ढंग से मैनेज करेंगे। इस पर विस्तार से बात चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो हमारे विशेष साथी वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी। स्काइप पर जुड़ेंगे प्रोफेसर डॉक्टर राहुल रंजन और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक सरोकार से वास्ता रखने वाले रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपके साथ की। एक देश और एक चुनाव, ये कितना लाभकारी होगा और इसका विरोध कितना जायज़ है और कितना नाजायज़, क्योंकि कुछ पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं कि ये कैसे संभव है। जबकि आज़ादी के बाद की हम बात करें तो 1972 तक, जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है, देश में सारे चुनाव एक साथ होते थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो कम से कम एक साथ ही हुआ करते थे। अब स्थिति यह है कि कभी 5 राज्यों के चुनाव हो जाते हैं विधानसभा के, कभी 2 राज्यों के चुनाव होते हैं, फिर एक साथ लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं और ये देश चुनाव का देश हो गया है। आपकी राय, क्या ये देश के लिए ज़रूरी है वन नेशन वन इलेक्शन? योगीराज जी। देखिए राघवेंद्र जी, आज के यदि समय की आवश्यकता देखी जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और चूंकि इसके विरोध में बहुत सारे तर्क ज़रूर हैं, लेकिन जो कानून के विशेषज्ञ हैं, संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, उन सब की एक राय यही बनती है कि अब कुछ बदलाव किया जाना चाहिए और जो अनावश्यक खर्च चुनाव के बहाने होता है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो चुनावी हिंसा बार बार होती है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और चूंकि एक अभी तो मेरे ख्याल से लॉ कमीशन जो है बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब चूंकि एक फाइनलाइज की तरफ ये सारी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो इसको हो जाना चाहिए। और चूंकि अब ये प्रयोग तो हर समय होते हैं और खामियां और खूबियां हर व्यवस्था में होती हैं, तो चूंकि अभी तक लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि चुनाव की मार पूरा देश झेलता रहा है, और अब यदि कोई एक नया विचार अमली जामा पहनने जा रहा है तो मेरे ख्याल से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसके विरोध में कई सारे तर्क हैं, राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ बहुत सारी चीज़ें बता भी रहे हैं, लेकिन कमीशन ने सारे लोगों की बातों को सुना भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि एक आम सहमति पर कोई बात बनी है, तो यदि वो लागू हो तो उसके परिणाम दुष्परिणाम जो भी होगा वो कुछ दिनों बाद सामने आएंगे, तब इस पर एक बार फिर विचार हो सकता है। लेकिन यदि अभी एक कोई कम्पटीशन की तरफ से कोई चीज़ पहुंची है जो पूर्ण होने की कगार पर है, तो मेरे ख्याल से उसका स्वागत किया जाना चाहिए। मैंने फिर कहा कि बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत से तर्क हो सकते हैं इसके विरोध में,
लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि कुछ लोग अभी ये भी तर्क दे रहे हैं कि जब एक टैक्स व्यवस्था पूरे देश में, एक देश एक टैक्स लागू हो सकती है जीएसटी, तो ये क्यों लागू नहीं हो सकता। तो मैं तो इसको पॉजिटिव मानता हूँ और अभी इसको लागू करके देखना चाहिए कि इसके कुछ जो भी जो परिणाम विरोध में आने की जो संभावनाएं नज़र आ रही हैं वो 2, 4, 5, 10 सालों में आ जाएंगी, लेकिन अभी तो उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। दरअसल ये वैसे भी जो अनुमान है, जो व्यवस्था बनेगी वो 2029 में बनेगी। 2024 का चुनाव तो हो ही रहा लोकसभा का, इसमें भी अनुमान ये है कि खर्च काफ़ी बढ़ने वाला है और इसका आंकड़ा भी हज़ारों करोड़ में है। ऐसा फिगर आ रहा है कि 6,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे लोकसभा चुनाव में। और अगर हम देश सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत और सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में जो खर्च हमारे पास आया वो ये कि लगभग 6,500 करोड़ रुपए वहाँ खर्च होंगे राष्ट्रपति चुनाव में। तो ये मोटे मोटे आंकड़े थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर है कि इसमें डॉक्टर राहुल जी से मैं पूछूंगा, चर्चा में चाहे तो वो इसका जिक्र कर सकते हैं कि क्या स्टेट फंडिंग इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार काले धन की बात होती है। जब काला धन चुनाव में आता है तो सरकारें जिस पार्टी की बनती है वो काले धन देने वालों को लाभान्वित करती है, क्योंकि वो जब फंड देते हैं, पैसा देते हैं, तो उनके हिसाब से नीतियाँ बनती है। तो हमें लगता है कि खर्च कम करने के लिए, काला धन का इस्तेमाल रोकने के लिए अगर स्टेट फंडिंग इलेक्शन हो तो ये और भी बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी तो पहली सीढ़ी ये है कि कम से कम सारे चुनाव एक साथ हो, और सारे चुनाव से में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अगर एक साथ हो तो काफ़ी कुछ सुधर सकता है। अभी मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव हुए थे पिछले साल दिसंबर में, और हमारे पास जो खबर है वो ये कि असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल अब 2026 में वहाँ चुनाव होने वाले हैं, और 2027 में चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर। तो ये समझे कि हर साल इलेक्शन, इससे निजात पाने की ज़रूरत है, फार्मूला जो भी हो। आपकी राय? नहीं राघवेंद्र जी, ये बात सच है और उसका समर्थन भी मैं करता हूँ कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। राजनीतिक दलों को इससे दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत इसलिए हो सकती है कि हर जगह विधानसभाओं के जो चुनाव है कहीं 5 महीने या 6 महीने का अंतर बच जाता है, तो ये जो रेवड़ी खाने की, मलाई खाने का जो है, उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था है और जिस तरीके से चुनाव का खर्चा बढ़ता जा रहा है, वैसी स्थिति में अब चुनाव को वैसा ही करना चाहिए कि एक साथ चुनाव निपटे और एक साथ ही विधानसभा और लोकसभा बैठ जाए, तो व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो सकती है। इससे क्या होता है कि जब विधानसभा के चुनाव अलग चलते हैं, पंचायतों के अलग चलते हैं, नगरीय निकाय के अलग चलते हैं, फिर बाद में लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं, तो आप ये देखिए सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से इस चुनाव में लगा रह जाता है। डॉक्टर राहुल, चुनाव के नाम पर सारे विकास कार्य बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं, पूरी मशीनरी कहती है कि इलेक्शन है इसलिए काम नहीं होगा, सड़कें बंद, सरकारी कामकाज बंद, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद, तो एक तरह से विकास ठप हो जाते हैं चुनाव की आड़ में। जी, एक राजनीतिक लाभ उससे भी राघवेंद्र जी ये भी है कि अभी क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो मनमुटाव चलता है विकास कार्यों को लेकर के या फिर योजनाओं को लेकर के, योजनाओं की घोषणा को लेकर के और आम लोगों के काम को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के जो आपस में जो खींचतान मस्ती है केंद्र के और राज्य सरकारों के बीच में, मैं जहां तक समझता हूं कि चुनाव एक साथ होंगे तो लोगों की मन स्थिति को भी एक साथ टटोलने की, मतलब बिखेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ही मानसिकता के साथ में राज्य में भी आएंगे और केंद्र में भी आएंगे। तो इससे क्या होता है कि विकास की एक रूपता बनेगी। और सबसे बड़ी चीज जो है इसके साथ में ये होगा कि जो आप देख रहे हैं कि अब स्थिति ये हो गई है कि राजनीति में जो नए लोगों को आना चाहिए या जिस तरीके का हमारा शैक्षणिक स्तर बढ़ता जा रहा है, जो बुद्धिजीवी वर्ग बढ़ते जा रहे हैं, युवा बढ़ते जा रहे हैं, इनको मौका मिलने के लिए तभी हो सकता है जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की जाए। उससे ये है कि अब स्थिति ये हो गई कि आप ये समझिए कि विधानसभा का चुनाव, एक विधायक का चुनाव, भले आचार संहिता के तहत या फिर जो एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि आप 30 लाख से ऊपर नहीं खर्च करेंगे। राघवेंद्र जी, बड़ी ताज्जुब की बात है कि विधानसभा चुनाव, एक विधायक का चुनाव, क्या आज की तारीख में 30 लाख रुपए में लड़ा जा सकता है? नहीं लड़ा जा सकता। लोकसभा का चुनाव क्या 1 करोड़ में लड़ा जा सकता है? संभव नहीं है। अभी वो आंकड़ा विधानसभा का बढ़ाकर कर दिया गया 40 लाख, पहले ये सीमा थी 28 लाख। जी
जी राहुल जी। अमूमन 30 बोला था, जी सॉरी। तो आप ये समझिए कि लोकसभा का चुनाव कम से कम एक प्रत्याशी को किसी भी हालत में, यदि कितना भी हो, कमजोर हो या अलग हो, तो 5 करोड़ से नीचे का कोई खर्चा नहीं बैठता। भले निर्वाचन आयोग को कुछ भी आंकड़े दिए जाएं, लेकिन हम लोग जिस तरीके से देखते हैं और जो चुनाव की गतिविधियां और जिस तरीके से पैसा फेंका और लुटाया जाता है, वो कहाँ जाता है? आखिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये पैसा आम जनता की जेब से ही निकाला जाता है। चुनाव कोई मुफ्त में नहीं होते। चुनाव जब हो जाते हैं, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, ये सारी चीजें टैक्स के रूप में टैक्स पेयर को ही भुगतना पड़ती है। तो यह एक बार पैसा लो। हाँ, एक सुझाव जो आप दे रहे थे, अब ये ला कमीशन के उसमें सुझाव आया है नहीं आया है, लेकिन ये बात होना चाहिए कि जब चुनाव किए जा रहे हैं, जनता चुन रही है, तो फिर इसका खर्चा भी सरकार को ही उठाना चाहिए। सरकार के पास फंडिंग होना चाहिए कि वो निर्वाचन आयोग को कंट्रोल करना चाहिए और आप लिमिट कीजिए, चुनाव आप करवाइए। तो थोड़ा सा अमेरिका का जो पुट है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में थोड़ा हो सकता है कि चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा इस निर्वाचन प्रणाली के ऊपर, क्योंकि बिल्कुल। निर्वाचन प्रणाली अब देश के ऊपर धीरे धीरे बोझ बनती चली जा रही। और आने वाली, ये ठीक है, मतलब अभी प्रयोग शुरू कर देंगे, 24 का चुनाव तो हो जाएगा, इसके बाद 29 में आपको कम से कम प्रयोग के तौर पे कर दे। उस समय कुछ विधानसभाओं को पहले भंग करना पड़ेगा, कुछ को बाद में, किसी का टर्म 3-4 महीने आगे होगा, किसी का 3-4 महीने होगा, ये तो मनमुटाव चलेंगे। लेकिन यदि इसको संवैधानिक रूप जामा पहना दिया जाता है, तो मैं समझता हूं कि इस देश में सम्मान किया जाना चाहिए इसका, और होना भी चाहिए। एक ही बार में सब कुछ निपटाओ, जिसमें बिल्कुल सब लोग सुकून से काम कर सकें। ये बहानेबाजी क्या होती है राघवन जी? बहानेबाजी हुई है। अच्छा, एक चीज और है। जी। अब क्या हुआ, देश हो गया व्यवस्थित। मतलब जितने बंटवारे करना थे आपको, जितने राज्य आपको बांटने थे, आपने उत्तराखंड कर दिया, मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ में कर दिया, तो आपको जहां जहां बांटना थे आप बांट दिए, पूरे स्टेट हो गए। जम्मू कश्मीर का मुद्दा रह गया था, उसको भी आपने अलग कर दिया। तो तमाम चीजें हो गई। अब ऐसा कोई राज्य नहीं बचा है जिसके टुकड़े की स्थिति बच रही है, क्या जिसका विभाजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल। अब आपके पास में राज्यों का भी विस्तार हो गया, सब हो गया। तो पहले क्या होता था कि पहले राज्यों की दिक्कतों की वजह से, क्योंकि बिल- क्या होता था कि कोई नया राज्य बन गया, वहां दिक्कत हो जाती थी कि लोकसभा। अब तो हो गया सब व्यवस्थित, मतलब परिवार पूरा व्यवस्थित हो चुका है। तो अब आप कर सकते हैं इसका प्रयोग कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जा सकता है, और इस रा, प्रयोग को कर रा, देना चाहिए, राहुल जी। देश के हित में है। राहुल जी, जी। दरअसल आज़ादी के बाद से व्यवस्था तो यही थी, सारे चुनाव एक साथ होते थे। जब मध्यावधि चुनाव पहली बार हुआ 1971, इंदिरा जी ने इलेक्शन, जब मध्यावधि इलेक्शन किया, तब ये चीज़ें बदली और उसके बाद से वो एक तरह से चुनाव की व्यवस्था पटरी से उतर गई। मेरे पास जो आंकड़े वो बताते हैं कि 1952 में देश में पहला चुनाव हुआ आज़ादी के बाद, उसमें खर्च हुआ था 10 करोड़ 30 लाख रुपए। ये मैं 1952 की बात कर रहा हूँ, 1952। उसके बाद 5 साल बाद चुनाव हुआ 1957 में, उस समय खर्च हुआ और भी कम, लगभग 5.9 लाख करोड़। फिर 62 की बात करें, 1962 में ये खर्च हुआ 7 करोड़ 30 लाख। 67 की बात करें 67 में, तब ये आंकड़ा हुआ 10 करोड़ 8 लाख। ये बढ़ा क्योंकि पहले इलेक्शन के बराबर में आया 1952 में। अब हम बात करें 1971 की, तब खर्च आया देश में चुनाव में 11 करोड़ 6 लाख रुपए। 1977 में जो खर्च हुआ, इमरजेंसी के बाद इलेक्शन आए, तब देश में खर्च हुआ चुनाव पर सिर्फ 23 करोड़ रुपए। और 1980 में ये बढ़कर हुआ लगभग दोगुना, 54.8 करोड़ रुपए। 1985 में चुनाव हुआ, तब 81 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 1989 की बात करें, 1989 की, तब 54 करोड़ रुपए खर्च हुआ। फिर 91 में 359 करोड़ रुपए। ये एकदम से आंकड़ा जम गया क्योंकि व्यवस्थाएं बदली, और ये फिर लगातार बढ़ता चला गया। अब जो हमारे पास आंकड़ा है 2019 का, 6,500 करोड़ रुपए खर्च हुए थे चुनाव में। बहुत भारी भरकम आंकड़ा है देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ की तरह है। रमेश जी से पूछूंगा, रमेश जी आपकी राय। राघवेंद्र जी, चुनाव एक हो, ये इस देश की आर्थिक, इसका जो वित्तीय बोझ पड़ता है देश पे, उसके लिए भी जरूरी है, राजनीतिक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। आप देखिए, हर 6 महीने में देश राजनीतिक मोड में चला जाता है। जब कोई चुनाव आते हैं, तो चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनकी प्रतिबद्धताएं, उनके एजेंडे बदल जाते हैं। वो मतलब उनका सोच हमेशा, यानी उनकी जो पॉलिसीज है,
चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो, वो राजनीतिक नफा नुकसान की हवा को देख के तय करने लगती है। इससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं और सरकार की जो प्राथमिकता है वो भी बदल जाती है। सबसे महत्वपूर्ण आपने सभी जिन्होंने कहा, इसका जो वित्तीय बोझ है वो एक सबसे महत्वपूर्ण बात। अब मैं आपको इसके जो व्यवहारिक पहलू है उनकी बात करता हूँ। राघवन जी, जब इसकी जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक बहस के लिए देश में होगी तो इसमें दो पक्ष हो गए। एक तो जो सिविल सोसाइटी है जिसका चुनाव राजनीति से जिसकी सहभागिता नहीं है वो इसका समर्थन करेगी। जो राजनीतिक लोग हैं इसका मतलब मुद्दों के आधार पर विरोध करेंगे। इसमें मैं बताऊं आपको, अब इसका सबसे बड़ा नुकसान राजनीतिक दलों को जो होगा, मैं आपको बताऊं, इसमें बीजेपी का जो लोकल कैडर है और बीजेपी के जो ग्राउंड के कार्यकर्ता है, इसमें उनका जो रिजर्वेशन है वो इस पे होगा कि एक देश एक चुनाव अगर होता है तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक करके उनका एकीकरण किया जाए और स्थानीय के जो चुनाव है, चाहे नगर निगम हो जाए, नगर पालिका हो और चाहे पंचायत चुनाव हो, इनको अलग किया जाए। इसकी वजह यह है कि स्थानीय चुनावों में स्थानीय मुद्दे केंद्रीय और राज्यों के मतदानों के रुझानों को प्रभावित करेंगे। पंचायत चुनाव में आपको अपना अनुभव बताता हूँ, पंचायत चुनावों में गांव 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बढ़ जाता। यही रुझान विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी जाएगा, पक्का है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता पंचायत चुनाव में राघवेंद्र जी ये होती है कि वो पूरी ताकत अपने चुनाव में लगाते हैं। मैंने देखा है कि जब पंचायत चुनाव होते हैं तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत के चुनावों की कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी है उनकी बात करने से पंचायत चुनाव की वोट प्रभावित होती है, इसलिए वो उन्हें छोड़ देता। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों के साथ पंचायत चुनाव होते हैं तो इसका राजनीतिक दलों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मतलब आप ये समझ लें, कभी कभी अपने निजी चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए जो ग्राउंड के कार्यकर्ता है वो बड़े चुनावों के मतों का समझौता तक कर लेते हैं। लिहाजा लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कार्यकर्ता ना तो ध्यान दें और ना ही अपनी ताकत लगाएंगे। इसलिए जैसे ही ये बहस जब ग्राउंड पे आई तो जो राज्य की इकाइयां हैं और जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता है पार्टियों के, वो बिना इस मुद्दे पे विरोध करें कि स्थानीय निकायों को चुनाव और जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है इन दोनों को अलग अलग किया जाए। सरकार लोकसभा विधानसभा चुनावों के लिए संविधान में संशोधन कर ले और ये सुनिश्चित कर ले कि चाहे विधानसभा भंग हो जाए बीच में, चाहे लोकसभा त्रिशंकु हो जाए, लेकिन उसके लिए एक अपना वो प्रोपोर्शनेट फार्मूला बना ले। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि जब बहस होगी तो सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और निचले स्तर के जो नेता है वो ये कहेंगे कि जो लोकसभा विधानसभा के चुनावों को अलग किया जाए और स्थानीय निकायों के चुनाव को अलग किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान राजनीतिक पार्टियों को पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों का होगा। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल स्थानीय चुनाव पंचायत के चुनाव में निजी हित बहुत जुड़ जाते हैं और जैसे जैसे चुनाव बड़ा होता है और उसके हित का दायरा भी बढ़ता जाता है तो संकुचित जब हित होते हैं तो आदमी सोचता है कि आपने कहा कि कई बार वोटों का भी एक तरह से बंटवारा हो जाता है छोटे चुनाव में। लेकिन ये योगी राज जी, भारत अलग किस्म का देश है, यहाँ व्यवस्था बनने के पहले तक बहुत बहस होती है, बड़ी चर्चाएं होती है, बहुत घमासान होता है, लेकिन एक बार जब व्यवस्था बन जाती है तो फिर लोग उस व्यवस्था का पालन करते हैं। एक बार अगर देश तय कर लेगा कि चुनाव एक साथ होने हैं तो फिर जो रमेश सिंह जी व्यवस्था बता रहे हैं कि पंचायत के स्थानीय निकाय के जो कार्यकर्ता हैं वो विरोध करेंगे क्योंकि उनके अपने निजी हित होते हैं इसमें। एक सरपंच चाहता है कि वो बन जाए, चाहे भले उसके पक्ष के वोट किसी और को मिल जाए, लेकिन वो चुनाव जीतना चाहिए। तो ये बात व्यवस्था बनने तक है, लेकिन जैसी सरकार कोई नियम बनाएगी तो फिर पूरा देश उस पर चल पड़ता है और ये देश की या भारतीय लोकतंत्र की एक तरह से खूबसूरती भी है, सुंदरता भी है। आपकी राय? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि कोई एक आम राय पर बात पहुंची है और बात वहाँ तक गई है तो अब उसको पूरा हो जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जहाँ तक ये बात बिल्कुल सही है कि स्थानीय मुद्दे अलग होते हैं,
लोकल मुद्दों के आधार पर ना लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना चाहिए ना विधानसभा का चुनाव लड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। हम तो पिछले 10-15 सालों से देख रहे हैं कि पार्षद के चुनाव में भी मोदी जी आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी मोदी जी आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी मुद्दा है, तो मुद्दा तो बन ही गए। तो अब आप ये कहें कि साहब पार्षद के चुनाव का अलग मुद्दा होता है, विधानसभा के चुनाव का अलग मुद्दा, तो मुद्दा तो एक ही हो गया। हाँ, तो कहना का अर्थ है कि छोटी छोटी खामियां हैं। लेकिन मोदी जैसा लीडर हमेशा तो नहीं होगा ना। तो अभी मोदी जी का मामला चल रहा है, लेकिन हर बार लोकसभा विधानसभा में तो होगा, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव में ये नहीं होता। और सबसे कठिन चुनाव मुझे लगता है कि जितना चुनाव छोटा होता है वो उतना ही कठिन हो जाता है। जैसे सबसे कठिन चुनाव ग्राम पंचायत के, कई दिग्गज ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उनसे कहा जाए कि आप पंचायत में लड़ लो तो शायद हार जाए। नहीं, अभी हार ही गए ना, जो सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, विधानसभा के चुनाव हार गए जी। तो लेकिन ये व्यवहारिक चीज, कुछ जो दिक्कतें हैं उनको भी दूर किया जाना चाहिए। लेकिन यदि मैं कह रहा हूँ कि यदि एक फ्रेम बना है उसको पूरा होना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि इसके क्या परिणाम होते हैं। ऐसे तो कुछ ना कुछ खामियां निकाल कर राजनीतिक दल और अधिकारी ये पैंच फंसाएंगे कि नहीं साहब इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये फ्रेम तो था 1971 तक, जब कांग्रेस में इंदिरा जी ने मध्यावधि चुनाव नहीं कराए थे। पाकिस्तान युद्ध के बाद मध्यावधि चुनाव हुए और उसके बाद ये सिस्टम बिगड़ा। लेकिन सवाल है कि इसको कोई तो सुधारेगा नहीं। एक चीज और मैं राघवन जी आपको कहूं, जब 71 के बाद ये स्थितियां बनी, ये चुनाव बार बार हुए क्यों, साल में कई बार चुनाव हुए क्यों? क्योंकि तत्कालीन केंद्र सरकार ने कई बार आर्टिकल 356 का उपयोग किया। कम से कम 96 बार से ज्यादा इस देश में आर्टिकल 356 का उपयोग किया गया। और जब ये आर्टिकल का उपयोग आप करते हैं तो निसंदेह चुनाव कराने पड़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखिए, आप पिछले 10, 15, 19, 20 साल भी मान लें आप, बहुत कम बार इस 356 का उपयोग हुआ है। बिल्कुल। तो सुधार तो नेचुरल हो रहे हैं, इसलिए इस चीज को लागू होना चाहिए, मेरा ये सजेशन। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, दरअसल इस मामले में बहस होगी, संशोधन आएंगे, सुझाव आएंगे। एक बार अगर ये लागू हुआ तो फिर देश में एक फ्रेम बन जाएगा इलेक्शन का, और देश बहुत चुनाव के खर्च से बच जाएगा, समय बचेगा, और काले धन की जहाँ तक बात है उस पर भी एक तरह से लगाम कसी जाएगी। आपकी बहुत छोटी सी राय। देखिए राघवन जी, तात्कालिक उदाहरण आपको बताते हैं मध्य प्रदेश को लेकर के, इससे जो फायदा होगा बिल्कुल हमारे दर्शकों को ये चीज समझ में आ जाएगी और आम जनता को भी ये चीज समझ में आएगी। आपने अभी चुनाव में, मध्य प्रदेश के लोग विधानसभा चुनाव में सांसदों ने चुनाव लड़ा और सांसदों ने चुनाव लड़ लिया, यहाँ आकर के विधायक हो गए। अब स्थिति कुछ सांसदों को फिर से, मतलब कुछ विधायक जो तत्काल सांसद विधायक बने और विधायक फिर सांसदी का चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चले जाएंगे, तो फिर स्थिति उपचुनाव की पैदा हो गई। तो आप ये समझिए कि हर राज्य में इस तरीके का होता है कि बीच बीच में उपचुनाव की स्थितियां हो जाती, आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटनाएं, किसी की मृत्यु की बात छोड़ दीजिए, सरकारें कभी भी गिर जाती हैं, कभी भी गिरा दी जाती हैं। तो ये इन सारी चीजों के ऊपर अंकुश लगेगा। तो यदि आप एक ही चुनाव कर दोगे तो दोबारा 5 साल से पहले कहीं चुनाव की स्थिति बचेगी नहीं। तो ये हुआ कि अब सरकार अल्पमत में आ गई है, कुछ भी हो गई, तो आप त्रिशंकु है तो कैसे भी एडजस्ट करके आपको चलाना। लोग यहाँ से दल बदल की स्थिति में नहीं होंगे, लोग यहाँ से स्टेट से लेकर के सेंटर में जाएंगे, सेंटर वाले स्टेट में नहीं आएंगे। तो ये स्थितियां बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी, तो बहुत सारे हैं। लेकिन राहुल जी, मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा बहुत छोटा सा। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की विधानसभा जब इलेक्शन हुए तो आप कल्पना करिए कितना पैसा खर्च होगा। लोकसभा चुनाव थे, पूरे देश में खर्च हुआ 6,500 करोड़ रुपए। अकेले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में खर्च हुआ 4,000 करोड़ रुपए। ये यूपी विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, और ऐसे हर राज्यों का अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और खर्च बहुत बड़ा होता है। इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। पहला चुनाव हुआ था आपका 10 करोड़ में, और अब चुनाव हो रहा है 6,500 करोड़ में। ये बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा गैप है। जी यहाँ राघवन जी, यहाँ एक चीज आप बताइए कि आप ये समझिए कि एक विधायक का चुनाव यदि मान लीजिए कि 40 लाख नहीं 1 करोड़ में आप लड़ रहे हो, एक सरपंच का चुनाव आज के तारीख में 50 लाख से नीचे का नहीं होता, चाहे वो 700 मत हो या 1500 मत हो। अभी तो जितना छोटा चुनाव होता जा रहा है उतना महंगा होता जा रहा है। अभी तो मध्य प्रदेश में कुछ अंकुश लगेगा। जी राहुल जी, मध्य प्रदेश में कुछ विधानसभा के चुनाव ऐसे हुए जहां 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, ये खबरें हैं। तो चलिए इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ अंतिम टिप्पणी के लिए रमेश जी, 2-4 वाक्यों में आपकी अंतिम टिप्पणी। राघवन जी, मैं आपकी एक बात से सहमत हूँ। इस बार ये जब संविधान में संशोधनों को हो जाएगा
इससे एक नई राजनीतिक संस्कृति तो विकसित होगी, लेकिन उसका स्वरूप खाका कैसा होगा ये अभी कल्पना से परे है। लेकिन जब भी ग्राउंड से फीडबैक सरकार सार्वजनिक बहस करेगी और ग्राउंड फीडबैक जाएगा, तो मैं गारंटी से कहता हूँ सभी राजनीतिक दलों का निचले स्थल का ग्राउंड वर्कर है उसका फीडबैक यही होगा कि विधानसभा लोकसभा अलग और स्थानीय चुनावों को अलग किया। भले स्थानीय चुनाव भी बिल्कुल रमेश जी, हमारी बातचीत का आज उद्देश्य यही है कि चुनाव का मौसम है। अगले बार जब 2029 में चुनाव होंगे तो देश में एक चुनाव हो, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव कम से कम एक साथ हो, तो देश में खर्च घटेगा और शांति भी रहेगी। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर राहुल आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बाखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 9024।